सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से बेटा आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर अहमद नसीम खान एंड आई वार्मली वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माई चैनल। बेटा बेसिकली ये क्लास BBA सेकंड की है। इस क्लास में हम सीखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 कोर्स कोड FIN 302। इस कोर्स में बेटा हम बेसिकली जो हमने पीछे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स को स्टडी किया है उसकी टेक्निक को एडवांस लेवल पे सीखेंगे और इसका मेनली फोकस कंपनी अकाउंट्स और उसके अंडरस्टैंडिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ IAS और कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत ये हमारे कोर्स का ऑब्जेक्टिव होगा। बेटा सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जब हमने ऑब्जेक्टिव को मीट करना है तो हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। सबसे पहला लर्निंग आउटकम बेटा हमारा होगा द फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज़, कि कंपनीज़ कैसे बनती हैं। हम सीखेंगे कि कंपनीज़ बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके से कंपनी बनती है, कंपनी के लिए क्या लवाजमात चाहिए, कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल क्या मामलात हैं, ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे। एंड इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और कंपनी अपनी इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें हम बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी, और ये सारी की सारी चीज़ें बेटा पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के पैटर्न से सीखेंगे। नंबर 2 पे बेटा हम एक्सपोजर करेंगे अबाउट कंपनी एनुअल रिपोर्ट। एक कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स को कैसे बनाती है, नोट्स टू दी अकाउंट्स, और अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करती है। नंबर 3 पे बेटा हम देखेंगे द अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, के कंपनीज़ के अलावा पार्टनरशिप और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे मेंटेन करते हैं। बेटा नंबर 4 पे जो हमारा लर्निंग आउटकम होगा वो होगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स का मतलब है कि आपको जो डाटा दे दिया जाएगा आप उन्हें इस्तेमाल करके मल्टीपल स्टेटमेंट को एक ही वक्त में बनाएंगे। मतलब मिसाल के तौर पे आप वर्कशीट को भी कंसीडर कर सकते हैं जिसमें आप एक ही वक्त में ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स, फिर आप इनकम स्टेटमेंट, फिर बैलेंस शीट एक ही वक्त में बना रहे होते हैं। नंबर 5 है बेटा अकाउंटिंग फॉर लीजिंग एंड फिक्स एसेट्स। आपके पास जितने भी बेटा एसेट्स होते हैं ना बेसिकली वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए होते हैं। अब वो एसेट्स आप लीजिंग और कैसे उन्हें यूटिलाइज़ करते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे होती है, तमाम मामलात हम इसमें बेटा सीखने की कोशिश करेंगे। आइए बेटा आज के जो हमारा टॉपिक है जो कि कंपनी है बेसिकली उसे देखते हैं। उससे पहले बेटा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, ताकि हम कोर्स से रिलेटेड जितनी भी ऑनवर्ड लेक्चर की वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। चले बेटा बाकायदा अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। बेटा जब हम अपने टॉपिक कंपनी को देखते हैं तो सबसे पहले तो हम इस बात को सीखेंगे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी क्या है, कंपनी का मीनिंग क्या है और कंपनी का डेफिनेशन प्रॉपरली क्या है। और जब हम बेटा डेफिनेशन ऑफ कंपनी को सीख जाएंगे तो फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी को देखेंगे। ये हमारा दूसरा लर्निंग आउटकम्स होगा। नंबर 3 पे बेटा जिस चीज़ को हम स्टडी करेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ कंपनी, कि कितनी किस्म की कंपनीज़ हो सकती हैं। तो बेसिकली कंपनी हमारा टॉपिक है और टॉपिक से रिलेटेड हमारे 3 लर्निंग आउटकम्स हैं जिन्हें हम इंशाल्लाह लेक्चर के इख्तिताम तक सीख जाएंगे। आइए बाकायदा अपने लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स का आगाज़ करते हैं। बेटा सबसे पहले जो हमारा लर्निंग आउटकम्स है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी। बेटा ये 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपनी।
बेटा कंपनी एक वर्ड है और ये बेसिकली डिराइव्ड किया गया है, लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है कंपनीज इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, कॉम एंड पेनिस। कॉम मीन टुगेदर, इकट्ठा, और पेनिस मीन ब्रेड। द वर्ड कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु एट टुगेदर। तो लैटिन में असल में कंपनी का क्या मतलब है, ऐसे शख्स जो इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं उन्हें कंपनी का नाम दिया गया है। बेसिकली अ कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन formed for the purpose of earning profit with investment of capital। और अगर आप लिटरेरी देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी में बेसिकली जो पर्सन्स की एसोसिएशन होती है वो इन्फोर्सिबिलिटी से नहीं होती, उन्हें फोर्स नहीं किया जाता, वो वॉलंटरी आते हैं, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, और उनके आने का जो मकसद होता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट अर्न कैसे करेंगे, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और इन्वेस्टमेंट वो किस तरह करेंगे, इन द शेप ऑफ कैपिटल, जिसे हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं कंपनी की डेफिनेशन, कुछ ऑथर्स की डेफिनेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम कुछ ऑथर्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। जस्टिस जेम्स क्या कहते हैं कंपनी के बारे में। जस्टिस जेम्स कहते हैं कि अ कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। ये जस्टिस जेम्स की डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट इज़ कंपनी। बेटा आगे कंपनी की जो डेफिनेशन हम देखते हैं वो देखते हैं एवन ग्राफिक क्या कहता है कंपनी के बारे में। अ कंपनी इज़ ए लीगल पर्सन और एंटिटी सेपरेट फ्रॉम and capable of surviving beyond the lives of its members। ये एवन ग्रेव्स ने कहा है कि वो बेसिकली कंपनी एक लीगल पर्सन है। याद रखिए, अगर आप लीगल पर्सन उसे नहीं मानते, और एंटिटी फिर वो कोई हैसियत रखती है, उसकी कोई शनाख्त है, सेपरेट फ्राम अपने ऑनरशिप्स के अलावा, एंड कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइफ्स ऑफ इट्स मेंबर। उसके जितने भी मेंबर्स हैं, पार्टनरशिप्स, मतलब जितने भी इसके शेयर होल्डर्स हैं, इसकी लाइफ इसके शेयर होल्डर की लाइफ से अलहदा कंसिडर की जाएगी। अब बेटा टिपिकल डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमारे पास है, वो है अ कंपनी इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal। अगर आप बेटा इस डेफिनेशन को गौर से देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि कंपनी जब फॉर्म होती है, कंपनी बनती है ना, इनकॉर्पोरेट का मतलब क़याम करना, के क़याम होना, तो एसोसिएशंस की वजह से बनती है। वाबस्तगी के दो या दो से ज़्यादा मतलब शख्स होते हैं। विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड, जिसके इनके इकट्ठे होने से एक आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ क्रिएट होता है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन कंसिडर की जाती है। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी अपनी अलहदा शनाख्त होती है। जैसे सर्वस को देख लें, जैसे बाटा को देख लें। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब ये ख़त्म करने के लिए नहीं होती, इसकी लाइफ को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी। आप सर्वस की एग्जांपल ले सकते हैं कि सर्वस को काफ़ी अरसा हो गया गुजरात में और अभी तक ये कायम है। एंड अ कॉमन सील से मुराद यहाँ ये है, जैसे हमारे सिग्नेचर होते हैं ना, फिज़िकल शख्स के सिग्नेचर होते हैं, शिनाख्त होती है, आइडेंटिटी कार्ड होता है। इस तरह जब एक कंपनी बन जाती है बेटा, तो उसकी सील, कॉमन सील से मुराद यहाँ ये है कि उसकी कोई मोहर होती है, कोई स्टैंप होती है। अगर कंपनी किसी से बात करती है, कोई डीलिंग होती है, तो एट द एंड उस चीज़ पे एग्रीमेंट में कॉमन सील या स्टैंप कंपनी की लगाई जाती है। तभी वो वेरीफाई होती है कि ये डील कंपनी ने की है, आर्टिफिशियल पर्सन ने किया, और ये डील अथेंटिक है। आइए बेटा अपने दूसरे लर्निंग आउटकम्स को देखते हैं, जो कि था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आ कंपनी। कंपनी के क्या फ़ीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, इनकॉर्पोरेटेड बाय वॉलंटरी एसोसिएशन, इसे हम देखेंगे।
अभी डिस्कस करते हैं। नंबर 2 पे जो बेटा हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगी एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को क्यों हम आर्टिफिशियल पर्सन कंसिडर करते हैं। नंबर 3 में बेटा जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो होगा सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों कहा जाता है। नंबर 4 पे सीखा जाएगा परपेचुअल सक्सेशन। नंबर 5 पे बेटा डिस्कस करेंगे कॉमन सील। नंबर 6 पे करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी। और नंबर 7 पे देखेंगे नंबर ऑफ़ मेंबर्स के कंपनी के कितने मेंबर्स हो सकते हैं। नंबर 7 पे बेटा नंबर 8 पे देखेंगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, क्या कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये सब चीज़ें बेटा हम डिस्कस करते हैं। आइए पहली चीज़ देखते हैं जो कि थी वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। जी डियर स्टूडेंट्स, जब आप वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात करते हैं तो बेसिकली जो भी लोग जॉइंट हैंड्स के थ्रू आते हैं उनका मोटिव कॉमन होता है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 मेंबर एंड मैक्सिमम 50। ये बात आपने मद्देनज़र रखनी है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो आपके पास कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 होना चाहिए। और जब आप पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो कम से कम 7 और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मैक्सिमम नंबर्स की। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कंपनी को हम क्यों आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। सबसे पहले बेटा इस बात को जान लें, अ कंपनी इज़ कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट डज नॉट टेक बर्थ लाइक नेचुरल पर्सन बट इट कम टू इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द लॉ। हम इसे आर्टिफिशियल पर्सन सिर्फ इसलिए कहते हैं कि ये नेचुरली जैसे आम इंसान पैदा होता है इसकी वैसे बर्थ नहीं होती, इसकी इंसेप्शन ऐसे नहीं होती, इसकी एग्जिस्टेंस थ्रू लॉ होती है। और कंपनी पोजेस ओनली दोज प्रॉपर्टीज़, कंपनी के पास सिर्फ वही फीचर्स होते हैं विच आर कन्फर्ड अपॉन, जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे बेटा हम आगे डिस्कस करेंगे। कंपनी के 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस। इसे हम डिस्कस करेंगे। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी आती हैं वो इसे यूज़ कर सकती है एज ए नेचुरल पर्सन। अब कंपनी के पास क्या क्या पावर्स हो सकती हैं हम आपको बताते हैं। कंपनी इज़ लाइफलेस बट इट हैज़ द प्रिविलेज ऑफ ह्यूमन बीइंग। कंपनी बजाते खुद तो लाइफलेस होती है लेकिन जैसे एक आम इंसान को जो भी हकूक़ हासिल हैं कंपनी को भी हैं। ए कंपनी कैन सू, कंपनी किसी पे केस कर सकती है, और कैन बी सूड, और कोई कंपनी पे भी कर सकता है इन हिज ओन नेम, अपने नाम से। आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी किया होगा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। नंबर 3 पे बेटा ए कंपनी कैन ओन एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन हिज ओन नेम। डेफिनेटली आपने इस चीज़ को भी देखा होगा कि कई कंपनीज़ ने अपने नाम से बहुत सी जगहों को ख़रीदा हुआ है और अपने कब्ज़े में रखा हुआ है एज ए एसेट्स। जो कंपनी की बिल्डिंग होती है, आप सर्विस इंडस्ट्री की बिल्डिंग देख लें, वो सर्विस इंडस्ट्री के नाम से है। बाटा की देखेंगे बाटा के नाम से है, बोर्जन की देखेंगे बोर्जन के नाम से है। अ कंपनी कैन इन्फोर्स द कंट्रेक्चुअल राइट अगेंस्ट अदर्स, कंपनी दूसरों पे कंट्रेक्चुअल राइट्स भी रखती है। ए कंपनी कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स, आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। डेफिनेटली कंपनी ने कुछ परचेज़ करना हो या किसी जगह पार्टिसिपेट करना हो, टेंडर में कोई परचेजिंग करनी हो या कुछ सेल करना हो थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कर सकती है। ए कंपनी हैज़ अ नेशनैलिटी, कंपनी का नेशनैलिटी होती है कि कंपनी कौन से मुल्क में क्या नाम है कायम हुई। इट्स रजिस्ट्रेशन इन अ कंट्री डिटरमिन द नेशनैलिटी ऑफ अ कंपनी, कंपनी जहाँ कायम होगी वहीं किसकी नेशनैलिटी होगी। जैसे सर्विस बेसिकली है किधर, गुजरात में है, गुजरात पाकिस्तान में है, तो सर्विस की नेशनैलिटी क्या है, पाकिस्तान। नंबर 3 पे बेटा हम देख रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी को हम सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों कहते हैं, इसे हम सीखने लगे हैं। तो पहली बात तो आप इस बात को जान लें कि कंपनी बजाते खुद एक पर्सन है जो लॉ के थ्रू क्रिएट होती है। इट हैज़ अ लीगल एंटिटी, तो डेफिनेटली इसकी एक लीगल एंटिटी हो गई, और इट्स एग्जिस्टेंस इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्राम
दैट ऑफ देयर शेयर होल्डर्स, कि इसकी एग्जिस्टेंस और इसके शेयर होल्डर्स की एग्जिस्टेंस। शेयर होल्डर्स बेटा क्या कौन होते हैं? जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल के तौर पे, और इनकी एग्जिस्टेंस और इसके शेयर होल्डर की एग्जिस्टेंस दोनों डिफरेंट हैं। जब ये दोनों डिफरेंट हैं तो हम कह सकते हैं द बोथ आर टू सेपरेट पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, और शेयर होल्डर कैन नॉट बी सूड फॉर द डेट टेकन बाय द कंपनी। जो डेट कंपनी ने लिया हो उसके लिए शेयर होल्डर्स को कभी भी सू नहीं, उसके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता, बिकॉज कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी ने जो भी मामलात हैं कंपनी ने बजाते खुद उन्हें डील करना है। आगे बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में हम लिमिटेड लायबिलिटी क्यों कहते हैं? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया बेटा कि जब कंपनी बजाते खुद सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी और शेयर होल्डर दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जो भी परचेज़ किया है एज ए शेयर पे जो इन्वेस्टमेंट की है उनकी लायबिलिटी भी उतर तक ही बनती है। स्टूडेंट्स, अगला जो पॉइंट है वो है परपेचुअल सक्सेशन। बेटा परपेचुअल सक्सेशन से मुराद आप इस बात को समझ लें कि कंपनी की जो लाइफ है वो दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस से बहुत ज़्यादा होती है, लॉन्ग होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपनी को जब फॉर्म किया जाता है, इस बिज़नेस को जब कमेंस किया जाता है, इट हैज़ देन अ कंटिन्यूस लाइफ, इसकी लाइफ कंटिन्यूसली होती है। आप ये कह सकते हैं कि शेयर होल्डर कैन विड्रॉ द कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स इन दी मार्केट। आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो मार्केट में अपने शेयर बेच सकते हैं एज पर देयर नीड, जब उन्हें पैसों की ज़रूरत हो। द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज़ एटलीस्ट अफेक्टेड। जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है, एक से दूसरे में जो शेयर्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं, खरीदे या परचेज किए जाते हैं, तो उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस में फ़र्क तो पड़ता है, बट उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए या कंपनी ख़त्म होने लगे। कंपनी हमेशा उसी वक्त ख़त्म होगी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अगर शेयर होल्डर डाई हो जाए, माइग्रेट हो जाए, मतलब हिजरत कर जाए, या इंसॉल्वेंट या ल्यूनेटिक हो जाए, इससे कंपनी की कंटिन्यूटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद है बेटा ये बात समझ में आ गई होगी कि कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन से मुराद ये है कि कंपनी जब बनाई जाती है तो फॉर अ इन्फिनिट लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और ये उसी सूरत में वाइंड अप हो सकती है। वो सूरत क्या है? जो प्रोविजंस कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में स्टेटेड हैं, बयानशुदा हैं। अगला पॉइंट है बेटा कॉमन सील। जब बेटा आप कॉमन सील की बात करते हैं तो कंपनी चूँकि ना एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, तो ये नेचुरल शख्स की तरह साइन किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डील को नहीं कर सकती। तो इसका सलूशन क्या है? तो इसके लिए एक सील मोहर बनवा दी जाती है जिसके अंदर उसका लोगो या नेम होता है कंपनी का। कंपनी जब भी कोई डील कर रही होती है तो एज ए सिग्नेचर इस सील मोहर को इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब कॉमन सील, एक कंपनी की तरफ से ये इंडोर्स हो गया, कंपनी इसे एग्री करती है। बेटा लास्ट जो पॉइंट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। हर शेयर होल्डर के बाद बेटा ये राइट होता है कि अगर उसे फ़ंड्स की ज़रूरत हो तो वो अपना शेयर्स मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपना शेयर्स बेच सकता है थ्रू ब्रोकर, और उसे किसी से परमिशन या कंसर्ट दूसरे शेयर होल्डर से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। जब वो इस एक्ट में आता है तो डेफिनेटली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब है कि आप जब किसी दूसरे शख्स को अपना शेयर्स बेचेंगे तो जो राइट्स आप इंजॉय कर रहे थे थ्रू शेयर्स ऑफ कंपनी, अब न्यू ओनर होगा और तमाम राइट्स उसे मिलेंगे। चलिए बेटा अपने लास्ट लर्निंग आउटकम्स को देखते हैं जो कि था टाइप्स और काइंड्स ऑफ कंपनी। जब बेटा टाइप्स और काइंड्स ऑफ कंपनी की आप बात करते हैं, ये टाइप्स और काइंड्स ऑफ कंपनी बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी से बनती हैं। बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी से को हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं कंपनीज़ को। पहला है चार्टर्ड कंपनी, दूसरा है
स्टेटरी कंपनी, तीसरा है रजिस्टर्ड कंपनी, जिसे हम कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत अभी सीख के आए हैं। तो जब आप बेटा बात करते हैं ना चार्टर्ड कंपनी की, तो आप इस बात को ज़हन नशीन करने कि ये कंपनी उस वक्त क्रिएट होती है बाय द ग्रांट ऑफ रॉयल चार्टर। ठीक है, इंग्लैंड में देख लें, इसकी जो कॉलोनीज़ हैं ऑफ कंपनीज वर फॉर्म्ड एंड क्रिएटेड बाय देयर क्राउन। फॉर एग्जांपल द चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड की एग्जांपल ले लें आप। आगे आप बात करें स्टेटरी कंपनी की। जब आप स्टेटरी कंपनी की बात करते हैं तो बेसिकली कोई भी स्टेटरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड उसी वक्त होती है बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव और अंडर एन ऑर्डिनेंस आर नेम्ड एज अ स्टेटरी कंपनी। तो आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान एंड इंडस्ट्रियल एंड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, वापडा को भी कह सकते हैं आप, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे जो है ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये स्टेटरी कंपनी के अंडर आते हैं। अब बात करते हैं बेटा रजिस्टर्ड कंपनीज़ की। अब रजिस्टर्ड कंपनीज़ क्या होती हैं? ये बेसिकली फार्म होती हैं और रजिस्टर होती हैं अंदर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अब कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत उन्हें हम रजिस्टर्ड कंपनीज़ का नाम देते हैं। इसकी बेसिकली फर्दर कुछ टाइप्स हैं, वो है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी। बेटा इसे हम डिटेल में देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने आपको कहा कि रजिस्टर्ड कंपनी में हम देखेंगे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। बेटा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, इस बात को आप मद्देनज़र रखें कि इट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द पॉपुलर अमंग द रजिस्टर्ड कंपनी। जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं ये सबसे ज़्यादा उनके दरमियान पॉपुलर है। अच्छा, दूसरी बात बेटा इसमें आप इस चीज़ को भी ज़हन रखें कि इट इज़ एसेंशियल फॉर सच कंपनी टू यूज़ द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ देयर नेम सो दैट द पीपल नो द लायबिलिटी ऑफ इस मेंबर इज़ लिमिटेड। अब ये लिमिटेड हो कैसे सकती है लायबिलिटी? द वैल्यू ऑफ शेयर्स के थ्रू, वैल्यू ऑफ नंबर्स के थ्रू, या बाय गारंटी। किसी भी इन दोनों या तीन तरीक़ों में से जो भी तरीका अडॉप्ट किया जाए, लेकिन आपने लिखना ज़रूर होगा कि ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। एंड पे आप लिखेंगे अपनी कंपनी के लिमिटेड वर्ड्स शो करके। नंबर 2 पे बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जब बेटा आप अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की बात करते हैं तो नाम से ही पता लग रहा है, कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ इस मेंबर इज़ नॉट लिमिटेड। द मेंबर ऑफ दिस कंपनी आर पर्सनली लायबल फॉर द डेट ऑफ द कंपनी। अब इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी इज़ लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ हिज पर्सनल एसेट्स फॉर ऑल द डेट। अगला पॉइंट याद रखिएगा, हम आपसे बयान करें ऑफ अ कंपनी वाइल ही वाज अ मेंबर, मतलब जब वो मेंबर था तब का लॉस था और तो उससे रिकवर किया जा सकता है उसके एसेट्स को बेच के। अब चूँकि ना इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो ये बेटा ये बात आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान में ऐसी कोई भी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। अगली बेटा जो कंपनी है वह है गवर्नमेंट कंपनी। अगर आप किसी को गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं तो याद रखिएगा कि उस कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ मुराद आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, वो बेसिकली उसके मोर देन 51 शेयर्स अपने पास रखेगी। जैसे पाकिस्तान में PTCL की आप बात कर लें कि PTCL के 51 से ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं। नेशनल बैंक की बात कर लें या बात कर लेते हैं आप स्टेट बैंक की बात कर लें, किसी भी ऐसी कंपनी की बात कर लें जो लेजिस्लेशन के थ्रू कायम हुई हो, या उसे हम स्टेटरी कंपनी भी कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी भी कहते हैं। और उसमें बात आपने ज़हन नशीन रखनी है कि 51% शेयर्स आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। अगला बेटा हमारे पास है होल्डिंग कंपनी। अगर आप होल्डिंग कंपनी कहते हैं ना, तो याद रखिएगा कि होल्डिंग कंपनी वो होगी विच होल्ड 50% और मोर देन 50%। गवर्नमेंट कंपनी और होल्डिंग कंपनी में जो फ़र्क है वो ये है कि गवर्नमेंट 51% से ज़्यादा 51% या 51% से ज़्यादा, और होल्डिंग कंपनी 50% या 50% से ज़्यादा शेयर्स रखती है किसी दूसरी कंपनी के। और आगे हम देखेंगे बेटा सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या है? ये बेटा होल्डिंग कंपनी का उलट है।
A company in which 50% or more than 50% of share is held by another company. ऐसी कंपनी जिसके शेयर होल्डिंग कंपनी ने रखे हो वो उसके लिए सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। अगर बाटा ने बोरजान के शेयर्स रखे हैं 50% से ज़्यादा आप ख़रीद लिए हुए हैं अपने पास, तो बोरजान बाटा के लिए सब्सिडरी है और सर बोरजान के लिए बाटा होल्डिंग कंपनी है। आइए बेटा आप देखते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी को। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी उसे हम पब्लिक कंपनी का नाम दे सकते हैं। इसमें मिनिमम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स की कोई तादाद नहीं होती। डायरेक्टर मिनिमम आपके पास 3 होने चाहिए जो कि शेयर्स को देखें, कैन बी ट्रांसफ़र इजीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इसमें जो शेयर्स होते हैं कंपनीज़ के वो बेसिकली ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज की जा सकती है। बेटा अगला जो है हमारे पास वो है प्राइवेट कंपनी। आप जब प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, अगर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत देखें तो मिनिमम 2 हैं और मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट बेटा कंपनी में होने चाहिए वो 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर अब एक्ट 2013 के मुताबिक देखें जो अमेंडेड है तो मैक्सिमम वहाँ 200 लिखे हुए हैं। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि जब आप प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो आपके पास डायरेक्टर की तादाद 2 कम से कम होनी चाहिए। इससे कम होगी तो आपके लिए ऑडिटर का एक ऑब्जेक्शन होगा या उसकी ऑब्जर्वेशन होगी। विच कैन इशू देयर शेयर्स इन पब्लिक, और बोर्ड डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल होंगे कि शेयर्स पब्लिक में इशू करने हैं या नहीं करने, डिसीजन मेकिंग उनकी होगी। अब जो शेयर्स होंगे आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं प्राइवेट कंपनी में, वो फॉलो की जाती हैं। लास्ट में बेटा जो है कंपनी वो है 1 पर्सन कंपनी। जब बेटा आप 1 पर्सन कंपनी की बात करते हैं इसका मतलब है विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर, उसका मेंबर एक ही होता है। डेफिनेटली अ नेचुरल पर्सन कैन बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। इट मे हैव ओनली 1 डायरेक्टर, जब बंदा ही एक है तो डायरेक्टर भी एक ही होगा, डेफिनेटली वही होगा। इट्स पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड। बेटा कैपिटल की जो टाइप्स है ना, जो हम न्यूमेरिकल में भी सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, कैपिटल को सब्सक्राइब कैसे करते हैं। अब सिर्फ इतना जान लें कि कैपिटल जो है पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीड 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस एवरेज टर्नओवर 3 नॉट एक्सीड 2 करोड़, मतलब 3 सालों का जो एवरेज टर्नओवर है ना इसका प्रॉफिट वो 2 करोड़ से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए एवरेज। तो उम्मीद है बेटा यहाँ पे हम अपने आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं और आपने तमाम के तमाम लर्निंग आउटकम को डिस्कस किया हमारे साथ 1 बाय 1। उम्मीद है बेटा आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी बेटा कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है ना तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, ahmarnaseem2@gmail.com। बेटा आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बेटा हमसे पूछ सकते हैं। अपना कंसेप्ट काइंडली जो भी आपके पास वैग्यूनेस है उसे क्लियर कीजिएगा। बेटा अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। अपना बेटा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। खुदा हाफिज़।